हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट अर्थात ध्रुवता और द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण और ध्रुवता को पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो सहसंयोजक बंध अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो अणु होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ कुछ आयनिक नेचर होते हैं अर्थात कुछ कुछ आयनिक यौगिक जैसे नेचर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सहसंयोजक बंध वाले अणु रहते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कुछ कुछ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाते हैं जिनको कहा जाता है पोलैरिटी अर्थात ध्रुवता। और उसी की वजह से उसमें दो पोल जनरेट हो जाते हैं अर्थात दो पोल बन जाते हैं, एक धन वाला पोल और दूसरा वाला ऋण पोल। उसी को बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। अब इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो डाइपोल मोमेंट को पढ़ने की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि इसके द्वारा हम किसी भी कंपाउंड का, और कौन से कंपाउंड का, कोवेलेंट कंपाउंड अर्थात सहसंयोजक जो कंपाउंड होते हैं उनका केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर या जिसको बोलते हैं द्रव्य की अवस्थाएं, या फिर गैसियस स्टेट वाला जो यूनिट है अपना 5वां यूनिट, तो उसमें भी डाइपोल मोमेंट शब्द बार बार आएगा, तो उसी के लिए सारा चीज़ हम लोग स्पेशली पढ़ रहे हैं। तो इसको समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण कैसे उत्पन्न होता है किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक गुण कैसे आ जाता है, तो उसी को हम बोल रहे हैं वास्तव में डाइपोल मोमेंट या फिर पोलैरिटी। तो उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या होता है। देखिए, हमने हमारा टॉपिक है ध्रुवता और द्विध्रुव आघूर्ण, और हमने स्टार्ट में पढ़ा है यूनिट के बॉन्ड और बंध को। हम जानते ही हैं कि कोई भी एटम को आपस में जोड़ने के लिए जो अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण बल लगता है उसको कहा जाता है बंध या बॉन्ड। और बॉन्ड हमने दो टाइप के पढ़े हैं, एक तो सहसंयोजक बंध होता है, दूसरा आयनिक बंध। तो आयनिक बंध में क्या होता है, आयनिक बंध में पूरा जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है एक परमाणु से दूसरे परमाणु। कैसे? जैसे मैं मान लो ए बी कोई क्या लिया, कंपाउंड लिया। अब इसमें क्या होगा, ए और बी के बीच में ये जो बॉन्ड रहता है बंध, ये दोनों में से किसी एक और शिफ्ट हो जाएगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो जाएगी। तो पूरा परमानेंट, जैसे मैं मान लो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बॉन्ड का, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यदि मान लो बी की ओर पूरा शिफ्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ए पे चूंकि कमी होगी इसलिए प्लस का चार्ज है, इस पे माइनस का चार्ज, अर्थात पूरा परमानेंट ये प्लस बन जाएगा जिसको धन आयन बोलते हैं या केटायन, और ये पूरा परमानेंट ऋण हो जाएगा अर्थात जिसको एन आयन बोलते हैं। और इनके बीच में जो बंध बन रहा है इसको बोल रहे हैं हम लोग आयनिक बंध। दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन ए की ओर शिफ्ट हो जाए तो ए पे क्या हो जाएगा, ऋण का निशान, और बी पे क्या हो जाएगा, धन का निशान। अर्थात ए यदि इस ए की विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो या फिर इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन का, अर्थात आयनिक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परमानेंट शिफ्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक में कमी हो रही है और दूसरे में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। किसकी वृद्धि या कमी? इलेक्ट्रॉनों की। ठीक, तो ये तो था आयनिक बंध, तो इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं, मुख्य रूप से हम इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो देखने को मिलता है, और उसी को हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी जो सहसंयोजक बंध वाला अणु है उसमें आयनिक गुण भी, और इसी को हम बोलते हैं कि किसी भी सहसंयोजक बंध है उसमें आयनिक गुण भी आ जाता है, अर्थात आयनिक बंध भी थोड़ा सा आ जाता है। ठीक, अब सहसंयोजक बंध अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन पोलर अर्थात अध्रुवी, और दूसरा होता है ध्रुवी जिसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये दूसरे नाम से भी मिल सकता है आपको, नॉन पोलर बॉन्ड नाम से, ये अर्थात बीच का जो शब्द है वो हट सकता है, और इसको पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बजाय। ठीक है, तो दोनों टाइप से कहा जाता है। अब हम नॉन पोलर बॉन्ड हम उन अणुओं को बोल रहे हैं जिसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिसमें जो परमाणु है अर्थात एटम है वो एक ही जैसे जुड़े रहेंगे आपस में। कहने का अर्थ है कि मैं मान लो ए को ए से जोड़ दिया, अर्थात ये कौन सा अणु बन गया, A2, तो इनके बीच में जो बंध बन रहा है उसको बोल रहे हैं सहसंयोजक बंध। कौन से टाइप का? अध्रुवीय अर्थात नॉन पोलर। कहने का अर्थ है कि इसमें एक ही जैसे दिखने वाले, या फिर B है तो उसको B से ही जोड़ दूं तो ये B2 बन जाएगा, इस तरीके से। कहने का अर्थ है कि इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं जिसमें एक ही जैसे परमाणु आपस में जोड़ के क्या बना ले, अणु बना ले। तो ये जैसे Cl2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, इस टाइप से। अर्थात क्या बोल सकते हैं इनको, होमोन्यूक्लियर, या फिर हम बोल सकते हैं समपरमाणविक अणु, जिनमें परमाणुओं की संख्या समान है उनमें ये पाया जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इनके बीच में सहसंयोजक बंध होना चाहिए। सहसंयोजक बंध किसको कहते हैं? जिसमें दोनों एटम से बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन आए और साझा करके जो बंध बना ले उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो नॉन पोलर टाइप के में भी वही है कि इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, साझा कर, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आएगा और साझा करके बंध बनाएगा। जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका दो तो इसका भी दो, अर्थात एक बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको बोल रहे हैं सहसंयोजक बंध। लेकिन अध्रुवी में होगा क्या, चूंकि दोनों एक ही जैसे हैं, जैसे क्लोरीन का मैं बनाऊंगा तो दोनों क्लोरीन एक जैसे, तो ये उसी टाइप का, जैसे दो बार एक ही जैसे परमाणु को लिया और आपस में जोड़ के A2 अणु में बना दिया अर्थात मॉलिक्यूल बना दिया। चूंकि दोनों एक जैसे हैं इसलिए दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, एक ही होगी। और विद्युत ऋणात्मकता किसको कहते हैं, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है पीरियाडिक प्रॉपर्टीज वाला जो यूनिट था अपना, उसमें जिसमें हमने आवर्त सारणी पढ़ा है कि विद्युत ऋणात्मकता का अर्थ होता है कि इस जो सहसंयोजक बंध में जुड़े हुए इस बंध में अर्थात इस बॉन्ड में, सहसंयोजक बॉन्ड अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को इनमें से किसी भी परमाणु के द्वारा अपनी ओर खींचना। और कौन अपनी ओर खींचेगा, जिसकी ताकत अधिक होगी। एक प्रकार से ताकत अधिक का अर्थ है कि जिनका अंतिम कोष अर्थात वैलेंस जो सेल होता है या फिर आउटर ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, और वही प्रायः क्या करेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच देंगे। जैसे जो हैलोजन फैमिली होता है 17वां समूह जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आते हैं, इन सब की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बहुत अधिक होती है, क्योंकि इनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7
क्योंकि उसके बगल में जब हम 18वां चलेंगे तो सबके अंतिम में 8 हो जाएगा और वो हो जाएंगे स्थायी, और वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ना तो लेंगे ना तो देंगे। तो उसके पहले आता है 17वां समूह, वो उन्हीं की खासियत होती है इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचने की, और उससे थोड़ा सा कम होता है नाइट्रोजन वाले परिवार का, और उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा किसका होता है, ऑक्सीजन परिवार का। अर्थात वो सब आपस में एक दूसरे से लगे हुए हैं, इसलिए उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, और सबसे अधिक होती है 17वें समूह के। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसमें होगा क्या, दोनों एक जैसे हैं इसलिए दोनों का ताकत एक बराबर, तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दोनों बीच में रहेंगे। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि दोनों परमाणु का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, समान होता है या फिर बराबर होता है। इससे क्या होगा, साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के बीच में रहेगा, और बीच में अर्थात ये दो एटम है और इनके बीच में ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो बना है दोनों परमाणुओं के साझे से, तो जो उनके इलेक्ट्रॉन है वो बीचों बीच पड़े रहेंगे। अब बीचों बीच पड़े रहेंगे तो क्या है, ना तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना तो दोनों दे रहे हैं, इसलिए दोनों के ऊपर क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। अर्थात मान लो कोई ये खींच देता तो इस टाइप से कोई चार्ज आता था, धन या ऋण का निशान, अर्थात जो लेता उस पर ऋण आ जाता और जो दे देता उसके ऊपर क्या आ जाता, धन का निशान। तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। चूंकि कोई चार्ज नहीं होगा इसलिए क्या होगा, यहाँ पर डाइपोल नहीं बनेगा। डाइपोल का अर्थ है कि दो ध्रुव, जैसे चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, वैसी केमिस्ट्री में क्या होते हैं, ध्रुव मतलब जो आवेश होते हैं उनको ध्रुव बोल देते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा डाइपोल यहाँ क्यों नहीं बन रहा है। इसका कारण यही है कि दोनों की ताकत बराबर है, इसलिए यहाँ पे डाइपोल क्या होगा, नहीं बनेगा। तो इसको याद रखें। और ये किस में हो रहा है, स्पेशली ये हो रहा है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में, अर्थात समपरमाणविक अणु में, अर्थात एक ही जैसे परमाणु से जो बने हैं उन अणुओं में। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, समपरमाणविक अणु, या फिर और दूसरा नाम हो सकता है इसका समनाभिकीय अणु, ठीक, जिसको होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो उम्मीद है ये नॉन पोलर समझ लिया होगा। अब इस तरीके से हम क्या है पहचानना शुरू करेंगे, कोई भी जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर होगा या फिर पोलर। अब चलते हैं ध्रुवीय में, जिसको बोल रहे हैं पोलर। इसमें क्या होगा, दो अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे आपस में। कहने का अर्थ है कि मैं मान लो ए लिया और ए को बी से जोड़ दिया, तो इससे हमको जो कंपाउंड मिलेगा वो ए बी ऐसे मिलेगा। अब इनके बीच में जो ये बॉन्ड है, चूंकि दोनों क्या है, दोनों कंपाउंड अलग है, दोनों कंपाउंड अलग अर्थात ए अलग है बी अलग है, और इनके बीच में सहसंयोजक बंध तो बना है, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों में से किसी एक की ताकत अधिक होगी और किसी एक की ताकत क्या होगी, कम होगी। ताकत अधिक या कम का अर्थ है कि दोनों में से जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अब अलग अलग होगा तो कंडीशन दो हो सकते हैं। पहला कंडीशन तो ये कर सकते हैं कि मान लो ए है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता यदि बी से थोड़ी सी अलग अधिक हो गई, अर्थात जो बी है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ए से कम होगी, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी ओर शिफ्ट होगा। ऐसा नहीं है कि परमानेंट शिफ्टिंग, जैसे आयनिक बंध में पूरे चले जाते थे इसलिए पूरा धन आयन पूरा ऋण आयन आ जाता था, यहाँ पे थोड़ा सा जाएगा। थोड़ा सा जाने से क्या होगा, ये जो ए है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए के ऊपर आ जाएगा हल्का सा आंशिक रूप से ऋण आवेश, इसको डेल निगेटिव बोलते हैं, और बी के ऊपर क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव, अर्थात आंशिक रूप से धन आवेश। इसका अर्थ ये है कि ये जो बंध है ये बंध नहीं टूट रहा है, सिर्फ इसका ताकत है अधिक है, इसलिए यहाँ जो बीच में इलेक्ट्रॉन था वो इसकी ओर शिफ्ट कर गया है, थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है अर्थात इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो इसकी ओर थोड़ी ज़्यादा हो गई है, उसकी ओर थोड़ी कम हो गई है, सिर्फ इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण। और विद्युत ऋणात्मकता हम अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन से पता करेंगे, जो कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, ठीक है। तो इसमें आंशिक रूप से ऋण आवेश है, इस पर आंशिक रूप से धन आवेश। क्यों आए यहाँ पे आंशिक रूप से ऋण आवेश, आंशिक अर्थात थोड़े से रूप में, अर्थात ये जो बंध का इलेक्ट्रॉन है उसमें इसका भी हिस्सा अभी भी है, ये सिर्फ ताकत की वजह से अपनी ओर खींच के रखा है, लेकिन ये भी पूरा छोड़ा नहीं है, ये अपने पास क्या है पकड़ के रखा हुआ है। कहने का अर्थ है कि इसका ताकत अधिक अर्थात ये अमीर है और ये क्या है एक प्रकार से गरीब है। तो गरीब है लेकिन फिर भी उसका हिस्सा है तो नहीं छोड़ रहा है, वो पकड़ के रखा है अच्छा से, तो हल्का सा इसकी ओर ज़्यादा हो गया है, ठीक। ये तो पहला कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है इसमें, दूसरा कंडीशन मान लो बी का ताकत अधिक हो गया, तो बी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक किससे, ए से, ये ई एन का अर्थ होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, ए से अधिक हो गई। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इसकी बी की ओर, तो बी की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ऐसे शिफ्ट होगा तो बी की ओर हो जाएगा ऋण आवेश और इसकी ओर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंशिक रूप से धन आवेश। इसको पार्सली निगेटिव पार्सली पॉजिटिव कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इसकी ओर ना होकर कि किसकी ओर शिफ्ट कर गया, इसके आसपास, अर्थात दोनों अभी भी साझा बनाए हुए हैं, अर्थात ये भी सहसंयोजक बंध है और ये भी सहसंयोजक। यहाँ हम सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि दो अलग अलग जो परमाणु मिलेंगे आपस में उससे जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, चूंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होती है, इस कारण अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु क्या करेगा, ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, जिससे इस पे आंशिक ऋण आवेश, इस पे आंशिक धन आवेश। चूंकि ऐसा स्थिति बन गया इसलिए एक प्रकार से क्या हो गया, यहाँ आयन जनरेट हो गया, आयन उत्पन्न हो गया। अब आयन उत्पन्न हो गया तो ये चूंकि एक धन आयन और दूसरा क्या उत्पन्न हो रहा है, ऋण आयन, तो इसी को हम वास्तव में क्या बोल रहे हैं, डाइपोल बोल रहे हैं। डाइपोल का अर्थ है दो ध्रुव, और ध्रुव का अर्थ हम फिजिक्स में अर्थात भौतिकी में पढ़ते हैं उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, लेकिन केमिस्ट्री में उसी को हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव अर्थात धन आवेश और ऋण आवेश के रूप में पढ़ते हैं।
तो इन्हीं को यहाँ पे ध्रुव कहा जा रहा है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अर्थात इस केस में क्या होगा, देखिए जिसका विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक वह साझे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर आंशिक क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। जैसे कि इन केस में जैसे पहला केस था ए अधिक हो गया था इसलिए इस पर आंशिक ऋण आवेश, इसको डेल नेगेटिव से, और जिसका कम हो जाएगा, देखिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर आंशिक क्या हो जाएगा, धन आवेश। अभी एक सामान्य एग्जाम्पल था, इसके जगह हम दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे देखिए इसकी जगह में मान लो HCl लिया, HCl। अब देखिए इसमें किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, सामान्य सी बात है, क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन परिवार का सदस्य है, परमाणु क्रमांक 17 और अंतिम में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, हमने लुईस कोसेल का अष्टक नियम में पढ़ा है, तो वो नियम आपको पता होने चाहिए, तब बहुत सारी चीज़ आपको पता चलने लगेगा। ठीक, तो अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है लेकिन इसका ताकत अधिक हो गया, अर्थात इसकी विद्युत ऋणात्मकता से, तो क्या हो गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसकी ओर हल्का शिफ्ट करेगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन इसके करीब पहुँच गया, जिससे क्या हो गया, इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, आंशिक धन आवेश। अर्थात ये बंध नहीं टूटा है, तो याद रखें बंध नहीं टूटा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसकी ओर चला गया है इसके ताकत की वजह से, विद्युत ऋणात्मकता की वजह से। तो यहाँ पे ये ऋण आवेश उत्पन्न हो गया हल्का, और यहाँ पे धन आवेश। तो इसी के एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं कि जो सहसंयोजक अणु होता है उसमें ये डाइपोल उत्पन्न होता है, अर्थात दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण। ठीक है, अब ये उत्पन्न हो जाता है तो इसमें एक प्रकार से क्या आ गया, सहसंयोजक यौगिक में आयनिक यौगिक जैसे गुण आ गया। देखिए आयनिक में क्या आता था, धन और ऋण आयन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सहसंयोजक यौगिक में क्या हो गया, आयनिक यौगिक जैसे गुण आ गया, अर्थात आयनिक कैरेक्टर आ गया। तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है और उसके यूनिट क्या होते हैं, और उसके फिर क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये वाला जो पोलर कोवेलेंट है इसमें दो अलग अलग भाग लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर, अर्थात विषम परमाणविक या फिर विषम नाभिकीय अणु। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग इनका यूनिट और इसको कैसे मेजर करेंगे डाइपोल मोमेंट को किसी भी अणु के लिए। ठीक है, ये देखा कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में जनरेट होता था, और जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है उसी को में जो बंध पाया जाता था उसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अर्थात ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और ये किस में पाया जाता है, ध्रुवीय सहसंयोजक अणुओं में। तो उसी को समझते हैं क्या होता है। चूंकि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में पाया जाता है और जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, या फिर जिसको पोलर बॉन्ड बोलते हैं। तो उसमें क्या होता था, एक की विद्युत ऋणात्मकता अधिक और दूसरे की विद्युत ऋणात्मकता कम, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक का अधिक और दूसरे का कम होता था। जो इसका अधिक होता था वो क्या, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता था, जिससे इलेक्ट्रॉन उसकी ओर थोड़े से शिफ्ट हो जाते थे, लेकिन परमानेंट शिफ्ट नहीं होते थे। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वो अपनी ओर खींचता था, इसलिए उस पर हल्का सा ऋण आवेश, जिसको आंशिक ऋण आवेश बोलते हैं, और जो छोड़ता था इलेक्ट्रॉनों को उस पर आंशिक धन आवेश। अब परमानेंट नहीं छोड़ रहे हैं, बस उनका थोड़ा सा शिफ्टिंग चल रहा है। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा हूँ, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो कंपाउंड होता है हमारा उस पर आयनिक गुण आ जाते हैं, और साथ में चूंकि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग हो रहा है, तो देखिए अधिक वाले पे तो आंशिक ऋण आवेश जिसको पार्शियल नेगेटिव या फिर डेल नेगेटिव दर्शाते हैं, और कम वाले को आंशिक धन आवेश या डेल पॉजिटिव दर्शाते हैं। और इससे क्या होगा, जो बॉन्ड बनेगा उस पर पोलरिटी उत्पन्न हो गया, उसको हम बोलेंगे पोलर बॉन्ड। अब पोलर बॉन्ड किस में बन रहा है, ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, अर्थात ध्रुवीय सहसंयोजक अणु में ये है ध्रुवीय सहसंयोजक क्या बनेगा, बंध बनेगा। तो इसको हम पोलर बॉन्ड भी बोल सकते हैं या फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। अब इसके कारण क्या होगा, दो ध्रुव बन जाएगा और उन्हीं दो ध्रुवों को हम बोल रहे हैं एक प्रकार से डाइपोल। अब डाइपोल का परिभाषा यदि हम जाने तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि मान लो अपने पास एक कोई अणु है ए बी, अब इसके बीच में बंध बना हुआ है ए और बी। अब मान लो मैं बी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक मान लेता हूँ इस केस में, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का ए से क्या है, अधिक। इस केस में दो केस भी हो सकते हैं, इसका भी अधिक हो सकता है, हम इसी को मान लेते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बीच में पहले रहता था इस तरीके से, वो अब किसकी ओर शिफ्ट कर गया, वो इसकी ओर शिफ्ट कर गया। अब इसकी ओर शिफ्ट कर गया तो इसमें क्या आ गया, जो बी है इसके ऊपर आ गया आंशिक रूप से ऋण आवेश, और इसके ऊपर क्या हो गया, आंशिक रूप से धन आवेश। चूंकि ये पॉजिटिव वाला हिस्सा बन गया, वो वाला निगेटिव, और बॉन्ड अभी भी बने हुए हैं, अर्थात बंध टूटा नहीं है, सिर्फ इसका ताकत अधिक है, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता बी का अधिक हमने माना है, इसलिए उसकी ओर शिफ्ट कर गया। इस इलेक्ट्रॉन को चूंकि सहसंयोजक बंध है तो कहाँ होना था, बीचों बीच होना था, क्योंकि बराबर मात्रा में साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इसको चूंकि प्लस और माइनस हो गया तो इसको हम चार्ज मान सकते हैं प्लस क्यू, और इसको हम भी चार्ज मान सकते हैं माइनस क्यू। एक प्रकार से क्यू मतलब जो चार्ज या आवेश होता है उसको क्यू से दर्शाते हैं। और ए से बीच का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का ए से बी के बीच का दूरी का अर्थ है ए जो परमाणु है इसका नाभिक, और ये जो बी परमाणु है इसका नाभिक, इसके बीच का दूरी, एक प्रकार से नाभिक के बीच का दूरी है, फिर त्रिज्या भी बोल सकते हैं एक प्रकार से हम इसको। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, क्योंकि परमाणु की त्रिज्या को नापने के लिए कोई एक निश्चित मेजरमेंट वाला फार्मूला नहीं है, उसके लिए अलग अलग हमने 3-4 प्रकार की त्रिज्याएं पढ़ी है, तो वही है एक प्रकार से। या फिर बोल सकते हैं ए परमाणु से बी परमाणु के बीच का दूरी या फिर इनके बीच की त्रिज्या। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं डी है, इसलिए डिस्टेंस। तब जो हमको डाइपोल मोमेंट मिलेगा, डाइपोल मोमेंट को म्यू से दिखाते हैं इस तरीके से। तो डाइपोल मोमेंट के लिए हो जाएगा ये जो क्यू और प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इसके लिए हम कर रहे हैं सिर्फ कॉमन सा क्यू, और इनके बीच का जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं डी।
तो ये इसका बन जाएगा डाइपोल मोमेंट का फार्मूला। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी अणु का जो डाइपोल मोमेंट अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण है वह उनके आवेश, आवेश मतलब धन आवेश या फिर ऋण आवेश, और साथ में उनके बीच की दूरी अर्थात जो डी है उनके गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इनका प्रोडक्ट होता है एक प्रकार से, क्यू और डी का प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल या फिर टोटल रिजल्ट। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इसका यूनिट की बात करें हम लोग तो यूनिट होता है इसका डिबाई। डिबाई एक साइंटिस्ट का नाम है पीटर डिबाई, इनके सम्मान में इसको डिबाई से यूनिट से दर्शाते हैं, और जिसको हम यहाँ पे डी से बोलेंगे। अब इसके आगे हम इसका यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। ये तो सामान्य था एक चीज़। दूसरा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग। ये तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमने डी मान लिया, अब ये आवेश मान लिया। तो आवेश मान लिया तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि देखिए ए और ये जो बी है, इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ का इसकी ओर हल्का शिफ्ट हो गया, तो एक तो सामान्य तरीका ऐसे पता चल जाएगा इसमें निगेटिव है, दूसरा है पॉजिटिव। दूसरा तरीका है इसी को दिखाने के लिए ऐसा एक एरो लेते हैं, और चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हो रहा है तो इस एरो को ऐसे दर्शा लेते हैं और इधर पीछे ऐसा कट का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो ये बताने का प्रयास करता है यह एरो, जैसे मैं इसको दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से कि ये पीछे का पोर्शन बताएगा धन आवेश को और सामने का पोर्शन बताएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हो रहा है। और तीसरा तरीका ये है, अर्थात ये वाला पूरा पोर्शन ए का है और ये इधर का पूरा पोर्शन क्या है, बी का। तीसरा तरीका ये है कि ए को हम ऐसा लिखें और बी को सेम इसी तरीके से, और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसकी ओर शिफ्टिंग हो रहा है, तो शिफ्टिंग हो रहा है इसलिए इसको हम इस तरीके से ऐसा पतला से दिखा सकते हैं। इसका अर्थ है कि इधर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो क्या है, कम हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा इसको रिप्रेजेंट करने का कैसा तरीका है। अब ये मुख्य रूप से हम लोग इस एरो के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये सामने वाला बताएगा निगेटिव वाले पोर्शन को और ये बताएगा पॉजिटिव अर्थात धन वाले पोर्शन को। अर्थात इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसकी ओर हल्का सा शिफ्ट हो गए हैं, ये पता चलेगा। और मुख्य रूप से इसी का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करेंगे। इसका प्रयोग स्टेट्स ऑफ मैटर में जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अर्थात अंतर अणु आकर्षण बल पढ़ना स्टार्ट करेंगे 5वें यूनिट में, तो इस टाइप को वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो इसका अर्थ यही रहेगा द्विध्रुव अर्थात डाइपोल अणु। द्विध्रुव किसमें उत्पन्न होता है, जो कोवेलेंट अर्थात सहसंयोजक अणु है उसमें। और कोवेलेंट के ढेर सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कॉमन ए बी ले लिया हूँ, यहाँ पे आप HCl HF ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, इसको नोट करिए। इसके बाद हम इसमें यूनिट को कैसे बदलेंगे वो समझेंगे। अर्थात ये डिबाई तो आया, लेकिन ये डिबाई का अर्थ वास्तव में क्या होता है वो समझने का प्रयास करेंगे। और साथ में इसमें देखिए डाइपोल मोमेंट धन आवेश या ऋण आवेश के परिमाण या मैग्नीट्यूड, परिमाण या मैग्नीट्यूड का अर्थ है कि धन आवेश की जो संख्या है वो कितनी है, अर्थात इसका एरिया कितना है और इसका एरिया कितना है, ये इससे पता चलता है परिमाण का अर्थ। और साथ में ये एरो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन इस दिशा से इस दिशा की ओर शिफ्ट हो रही है। अर्थात यह क्या है, एक प्रकार से सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये याद रखेंगे, जो डाइपोल है वो क्या है, डाइपोल आपको परिमाण भी देगा और साथ में देगा दिशा। और इसका यूनिट हमने सीखा था कि इसका यूनिट होता है डिबाई, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिबाई जो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, और डिबाई एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है जिनका नाम है पीटर डिबाई। उनके सम्मान की वजह से इसका यूनिट डिबाई रखा गया, क्योंकि उन्होंने ही सब चीज़ की खोज सबसे पहले की थी। समझते हैं कि ये यूनिट कैसे आता है। देखिए, सबसे पहले तो हमने देख लिया था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वह क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, अर्थात एक सदिश राशि होता है। और सदिश राशि का अर्थ है कि इसमें दिशा हमको पता चलेगा और साथ में परिमाण पता चलेगा। परिमाण का अर्थ होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है इसमें हमको पॉजिटिव या निगेटिव चिन्ह नहीं लेना रहता है मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है फैलाव या विस्तार, अर्थात इसमें यह देखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अपने जगह से किस ओर खिसक रहा है थोड़ा सा, और साथ में ये भी देखेंगे कि उसकी मात्रा कितनी खिसक रही है। अर्थात उसका दिशा तो हम जानेंगे, साथ में इलेक्ट्रॉनों का मात्रा भी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कितना शिफ्ट कर गया। ठीक है, वास्तव में यहाँ पे ये होता है डाइपोल मोमेंट में कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम एक प्रकार से चार्ज या आवेश बोल सकते हैं, तो उनका एक प्रकार से सेपरेशन होता है। कैसे सेपरेशन, अर्थात एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर हल्का सा शिफ्टिंग हो जाता है। तो इसमें वही है सदिश राशि, जिसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इससे हमको परिमाण और दिशा दोनों पता चलेगा। दिशा मतलब होता है डायरेक्शन, और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा भी हमको पता चलेगा, कितना मात्रा इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर गया है। अब यूनिट इसका होता है डिबाई, और हमने पढ़ा है इसका जो सूत्र होता था वो μ=Q इंटू क्या होता था डी। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक प्रकार से जैसे मैं मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया HCl, तो इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरीन का हम जानते हैं विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, हमेशा हाइड्रोजन से अधिक होता है। तो अधिक होने के कारण क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर हमको हल्का सा नेगेटिव चार्ज मिलेगा और इसके ऊपर क्या मिलेगा, हल्का सा पॉजिटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे दोनों को ये क्लोरीन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, इसकी ओर आ जाएंगे। मतलब परमानेंट नहीं हटेगा, सिर्फ इसकी जगह से वहाँ हल्का सा खिसक जाएगा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसका सिर्फ 1 होता है। तो इसको अष्टक बनाना रहता है, ऑक्टेट पूरा करना रहता है, इसलिए वो अपनी ओर शिफ्ट कर जाता है।
तो इससे क्या होता है, चूंकि जो पहले इलेक्ट्रॉन बीच में रहते थे साझे वाले उसकी ओर चलेगा, इसलिए इस पर हल्का सा ऋण आवेश आ गया, इस पर धन आवेश। पूरा क्यों नहीं आया ऋण आवेश, क्योंकि ये जब बंध टूट जाएगा तब हम उसको फिर आयनिक बंध बोल देंगे। आयनिक बंध के केस में मान लो ऐसा HCl है और ये पूरा इसकी ओर शिफ्ट कर गया यहाँ पे, तो ये फिर ऐसा बन जाएगा H+Cl। तब इस टाइप का जो बॉन्ड रहता है इसको हम आयनिक बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे जो हल्का सा शिफ्टिंग हो रहा है तो इस बॉन्ड को हम बोल रहे हैं पोलर बॉन्ड, अर्थात ध्रुवीय बंध। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि आयनिक अर्थात पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, जिससे पूरा पॉजिटिव धन आ गया, अर्थात पूरा इलेक्ट्रॉन चला गया इसके ऊपर और इस पर पूरा ऋण आयन आ गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ इसकी ओर हो जा रहा है हल्का सा, इसके ऊपर पूरा नहीं आ रहा है, इसलिए पार्सली अर्थात आंशिक रूप से डेल दिखाते हैं और इसको पार्सली आंशिक रूप से दिखाने के लिए डेल प्लस के रूप में दिखाते हैं। ठीक, ये तो था पोलर और आयनिक बॉन्ड में एक प्रकार से। अब ये मैं उदाहरण लिया डिबाई कैसे आता है उसके लिए। तो यहाँ पे हम स्थिति ये ले रहे हैं कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, और चूंकि ये क्या है, ये तो यहाँ पे चार्ज उत्पन्न हो गया प्लस वाला और यहाँ पे चार्ज उत्पन्न हो गया माइनस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q+ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ Q-, क्योंकि चार्ज को Q से दर्शाते हैं। ठीक, और हाइड्रोजन से क्लोरीन जो है यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसको हम D दर्शा सकते हैं या फिर इसी को R भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक परमाणु है दूसरा परमाणु, तो इसको हम उसकी त्रिज्या भी बोल सकते हैं। एक परमाणु के नाभिक से दूसरे परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा हम करते थे तो क्या निकलता था, परमाणु त्रिज्या अर्थात एटॉमिक रेडियस निकलता था। या फिर इसी को हम एक एटम से दूसरे एटम के बीच का डिस्टेंस या फिर उसको D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो एटम होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है जनरली उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम का अर्थ होता है कितना, 10⁻⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर में इसको बदलूँ तो 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। ये जो दूरी होते हैं एटम्स के बीच में ये जनरली हम एंगस्ट्रॉम में ले लेते हैं। SI यूनिट में यदि बदल दें तो उसको मीटर बना लेंगे 10⁻10, और CGS अर्थात सेंटीमीटर ग्राम वाले में बदल देंगे तब उसको हम 10⁻8 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक, अब हमने अब SI यूनिट जब इसका बनाना स्टार्ट किया तो SI यूनिट में हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को मीटर में बदलेंगे। अब सामान्य रूप से जो चार्ज होता है, चूंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अलग अर्थात यहाँ से इसका जो इलेक्ट्रॉन है हल्का सा इसकी ओर हो गया, तो हल्का सा इसकी ओर हो गया इसलिए इसको हम बोल रहे हैं अलगाव अर्थात सेपरेशन या फिर पृथक्करण। ठीक है, मतलब इस तरीके से हो गया, ये पूरा क्लोरीन का हिस्सा और इधर क्या हो गया हाइड्रोजन, और ये ऐसा क्लोरीन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट कर गया इसलिए ज़्यादा इधर कम। तो इसी में एक प्रकार से क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है चार्ज का। तो चार्ज का सेपरेशन ही वास्तव में क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट, यदि सरल भाषा में समझे तो। अब इस केस में मैं क्या लिया, एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर चार्ज कितने होते हैं, ऋण 1.6 × 10⁻19, और ये क्या है कूलाम, और इसी को हम क्या लिख देते हैं, और इसी को लिख देते हैं -1। इसी प्रकार यदि हम प्रोटॉन पे ले चार्ज अर्थात आवेश, तो ये ऋण की जगह क्या हो जाता है, उसमें धन का निशान हो जाता है और इसको हम +1 ले लेंगे। चूंकि यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का केस ले रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो इतना होता है, तो इस जो डाटा था μ = Q, तो Q में हम इसका मान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एक तो हम दिशा पता करेंगे और साथ में दूसरा परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड। चूंकि हम उसका सिर्फ कितना विस्तार हो रहा है वो हमको पता करना है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसका जो निशान रहता है वो निशान हम लोग हटा देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो रहेगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो ये जो Q है उसमें हमने ये मान रखा, ये वाला 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और साथ में चूंकि हम SI यूनिट में बदल रहे हैं तो इसलिए 10⁻10 मीटर इसको हमने लिख दिया। अर्थात क्या हो रहा है वास्तव में, μ = Q × D। ये Q तो हो गया 1.6 × 10⁻19, और डिस्टेंस मतलब ये किसमें, एंगस्ट्रॉम में रहता था, तो एंगस्ट्रॉम को हम किसमें बदल रहे हैं, SI यूनिट में, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा 10⁻10 मीटर, जो कि मैं यहाँ पे ये देखिए करके लिखाया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻29, और ये तो इसका कूलाम था ही, तो कूलाम, और ये क्या हो जाएगा मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, इसको ये क्या है कूलाम मीटर है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ ली होंगी कि जो म्यू अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण या फिर जिसको डाइपोल मोमेंट होते हैं उसका SI यूनिट क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम मीटर। पढ़ते हैं CGS यूनिट। CGS यूनिट में जो डाइपोल मोमेंट होता है म्यू, इस तरीके से इसका यूनिट होता है ESU, और ESU का अर्थ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को वो कहा जाता है स्थिर विद्युत इकाई। अब इसको बदलते कैसे हैं, तो देखिए हमने μ = Q × D ये पढ़ा है। Q मतलब ये हो गया इनके चार्जेस अर्थात आवेश, और D मतलब दोनों के बीच का दूरी। तो ये होता है सबसे पहले हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, और चूंकि हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, परिमाण लेते हैं कि उसका विस्तार कितना होता है। ठीक है, अर्थात उसका फैलाव कितना होता है, तो हम ये निशान हटा के लिख देते हैं 10⁻19 कूलाम। तो ये जो Q है इसके जगह हम लिखेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलाम।
ठीक। और ये जो डिस्टेंस है, ठीक, ये जो डिस्टेंस है इसको हम किस में लिखेंगे, चूंकि CGS यूनिट हम बना रहे हैं। ये देखिए CGS, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया था, SI यूनिट बनाया था तो मीटर था, तो मीटर के साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, CGS यूनिट बदल रहे हैं, तो इसको 10⁻8 क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो ये कुलाम्ब होता है इतना, इसका अर्थ ये होता है कि एक कुलाम्ब मीन्स होता है 3×10⁹ ESU। ठीक है, एक कुलाम्ब का अर्थ इतना ESU होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे हम प्रकाश जो लाइट का स्पीड होता है उसके मतलब खाली हवा में लाइट का स्पीड कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ता है लाइट खुले हवा में, जिसको हमने परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले यूनिट में पढ़ा है। तो उसी हिसाब से हम इसको 10⁸ की जगह 10⁹ रख रहे हैं, तो उस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, एक कुलाम्ब का अर्थ इतना ESU होता है करके। तो यहाँ पे देखिए कुलाम्ब है तो इसी में हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10⁻19 एक कुलाम्ब है और एक कुलाम्ब का अर्थ इतना होता है, तो गुणित क्या करूँगा मैं, 3×10⁹ और गुणा 10⁻8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 1.6 और ये 3 को इसको गुणा करेंगे तो ये आता है 4.8 और ये आ जाएगा, देखिए ये 19 हो गया, 19 में 9 गया, कितना बचा 10, और 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 10⁻18। अब यहाँ कुलाम्ब को हमने किस में बदल दिया, इसका गुणा करने के बाद ESU में बदल दिया, तो ये हो जाएगा ESU, और ये किस में था, सेंटीमीटर में तो था ही, तो ये था सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये कुलाम्ब मीटर है, तो दोनों में अंतर है यहाँ पे, इसलिए C कैपिटल में रखा हूँ और यहाँ पे C स्मॉल में रख दिया हूँ। ठीक है, तो ये तो जो 10⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है, इसी का को बोला जाता है 1 डिवाई, अर्थात ये 4.8D, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं 1 डिवाई बराबर क्या होता है, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। उम्मीद है डिवाई का अर्थ आपने समझ लिया होगा, और साथ में 4.8D कैसे आए ये भी समझ लिया होगा। 4.8D मतलब 4.8 डिवाई। अब इसका अर्थ ये है कि जब हम दो एटम जुड़ा रहेगा इस प्रकार से सहसंयोजक बंध से, और दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में यदि अंतर रहता है, जैसे ये दोनों में अंतर है क्योंकि ये दो अलग अलग टाइप के हैं, यदि एक जैसे रहते तब उसमें क्या होता, डाइपोल मोमेंट नहीं दिखता, जो कि हमने पढ़ा हुआ है शुरुआत में। ठीक है, चूंकि दोनों अलग अलग हैं इसलिए इनमें डाइपोल मोमेंट दिखेगा, द्विध्रुव आघूर्ण दिखेगा विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने जगह से इसकी ओर जब शिफ्ट करेगा तो कितना चार्ज शिफ्ट कर रहा है उसका अर्थ है ये, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट करता है तो 4.8 डिवाई जो चार्ज है वो शिफ्ट करता है, ये इसका अर्थ है। ठीक, और मान लो यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ये अकेले एक लिखा हूँ। ठीक है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता तो यहाँ सामने में मल्टीप्लाई कर देता, 2 × 1.6 × 10⁻19 कुलाम्ब। ठीक है, मतलब 4.8 डिवाई का अर्थ है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा इस जगह से अपना जो मुख्य जगह था वहाँ से इतना दूर चला गया, और इन दोनों परमाणुओं के बीच में दूरी कितना था, 1 एंगस्ट्रॉम का दूरी था। ये हम आदर्श स्थिति में निकाल रहे हैं। मान लो यही दूरी 1 एंगस्ट्रॉम के बजाय 2 एंगस्ट्रॉम 3 एंगस्ट्रॉम हो जाता तो ये सब चीज़ भी बदल जाते, अर्थात 4.8D नहीं आता। ठीक, क्लियर। अर्थात जो दूरी है वो कितना हमने माना है, 1 एंगस्ट्रॉम माना है, किनके बीच में, 2 एटम के बीच में, और हमने कितना लिया है, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को हमने लिया है 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो रहा है इसकी ओर हल्का सा, तो उसको उसका टोटल जो मान होता है वो होता है 4.8 डिवाई अर्थात D। तो जो बुक्स में 4.8D लिखा रहता है वो वास्तव में कौन सा यूनिट रहता है, वो रहता है CGS यूनिट। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी ये कैसे आ रही हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं लिखा वही चीज़ यहाँ भी है, सेम एज इट इज़। देखिए यहाँ पे 4.8 × 10⁻10 ESU, इसके बाद और चूंकि हमने उसको सेंटीमीटर में बदल दिया तो सेम यहाँ पे जो लिखा वही चीज़ ये, और साथ में 4.8 × 10⁻18 ESU सेंटीमीटर में 4.8D। ठीक, उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, इसको नोट करिए। इसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी जो अणु रहता है उसका हम डाइपोल मोमेंट कैसे पता करेंगे। डाइपोल मोमेंट के यूनिट सीखने के बाद और डाइपोल मोमेंट का अर्थ जानने के बाद हम देख रहे हैं कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है अर्थात अणु होता है उसमें हम डाइपोल मोमेंट कैसे चेक करेंगे। देखिए सबसे पहला एग्जांपल कि म्यू नेट या म्यू का अर्थ होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल म्यू नेट का मान यदि 0 होता है तो हम उसको मानेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल अर्थात अध्रुवीय अणु। और हमने सब शुरुआत में ही पढ़ा था कि नॉन पोलर अर्थात एक ही जैसे दिखने वाले जो अणु होते थे एक प्रकार से, उसमें क्या होता था, डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं था, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण उसमें कुछ नहीं होता था, इसलिए यहाँ डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा। लेकिन म्यू नेट का मान यदि 0 के बराबर ना आए, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ मान आए, तब हम उसको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल अर्थात ध्रुवीय अणु, और वहाँ पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। अब कहने का अर्थ है कि मान लो मैं ले लिया इस टाइप का कोई अणु, जैसे A B और इधर भी A ले लिया, ठीक है, इस तरीके से।
अब ये बीच कोई मॉलिक्यूल मतलब ये बीच एटम है और साथ में ये दोनों साइड वाले एटम। अब इसमें यदि हम मान लें कि जो ए है दोनों का ताकत एक जैसे है तो दोनों क्या करेंगे, ये इनका साझा का इलेक्ट्रॉन है अभी बीच में है तो दोनों क्या करेंगे अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब खींचेंगे तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं ऐसा। ठीक है, अर्थात यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हो रहा है और इसको भी हम दिखा सकते हैं ऐसे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन किसकी ओर, इसकी ओर शिफ्ट हो रहा है। चूंकि ये जो बीच है इसके इलेक्ट्रॉन दोनों ओर एक बराबर डिस्टेंस पर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो म्यू नेट है इसका मान होगा हमेशा 0। ऐसा क्यों, क्योंकि जब दोनों तरफ एक ही बराबर एक ही जैसे परमाणु जुड़े रहेंगे और एक बराबर बल से खींचते रहेंगे तो एक बराबर बल से जब खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जितना ताकत इसका है उतना ताकत इसका है, इस कारण इलेक्ट्रॉन क्या है कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। और कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा और ना ही दोनों ए है उस पे ऊपर कोई चार्ज आएगा, अर्थात प्लस या माइनस का कोई चार्ज ही नहीं आएगा। इसलिए यहाँ जो म्यू नेट है इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस टाइप का जो अणु रहेगा इसमें क्या रहेगा, इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर अर्थात अध्रुवी अणु, और इसमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। ये सिर्फ एग्जांपल था समझने के लिए, अर्थात ऐसा कंडीशन आता है जिसमें दोनों अपोजिट दिशा से इलेक्ट्रॉनों को खींचे और दोनों एक ही जैसे रहें और एक बराबर बल से खींचे। ठीक है, कंडीशन ये है कि एक ही जैसे रहें, एक जैसे रहेंगे तभी एक बराबर बल से खींचेंगे, जिससे क्या होगा, दोनों का ताकत चूंकि एक जैसे अर्थात विद्युत ऋणात्मकता दोनों की एक जैसे है, जिसके कारण एक दोनों साइड खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, जिससे क्या होगा, इन दोनों का जो बीच में इलेक्ट्रॉन है वो किसी की ओर भी नहीं जाएगा, क्योंकि जितना ये खींच रहा है उतना ये भी खींच रहा है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं आएगा, किसका, प्लस का, और इन दोनों के ऊपर माइनस का भी चार्ज नहीं आएगा। और प्लस और माइनस का जब चार्ज ही नहीं आएगा तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा। अर्थात ऐसा बोल सकते हैं इसके ताकत को इसका ताकत कैंसिल कर रहा है, खत्म कर रहा है, इसलिए म्यू नेट का मान क्या होगा, 0। अब चूंकि एक साइड ये खींच रहा है तो इसको हम मान सकते हैं म्यू 1 और एक साइड ये खींच रहा है तो इसको हम मान सकते हैं म्यू 2। तो म्यू नेट जब निकालेंगे, म्यू नेट का अर्थ होता है टोटल, तो ये हो जाएगा म्यू 1 प्लस म्यू 2 और म्यू 1 प्लस म्यू 2 का अर्थ होगा टोटल 0। ठीक है, मतलब इसका अर्थ ये है, टोटल जब निकालेंगे इसका मान तो वो 0 ही आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। इस कंडीशन में म्यू नेट का मान कब 0 नहीं होगा, तो इस कंडीशन में देखिए, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए और बी के बीच में दोनों अलग अलग ले लिया। अब मैं मान लूँ बी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक मान लेता हूँ, अर्थात इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे है, अब किसकी ओर शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा, इसकी ओर। तो इसको मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, ये वाला पोर्शन किसको दिखाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी होता है उसको, ये वाला एरो किसको दिखाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक बढ़ते हैं। डाइपोल मोमेंट में एक और चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉन जितने अधिक शिफ्ट करेंगे, अर्थात इनके बीच यदि दूरी बहुत अधिक रहेगा ए और बी के बीच में, तो ये जो डाइपोल मोमेंट का ये निशान रखते हैं ये उतना ही लंबा हो जाएगा। दूरी यदि कम रहेगा, जैसे नाइट्रोजन के केस में बनाऊँ तो यहाँ पे बंध छोटा रहता है, तो इसके लिए क्या बनेगा, छोटा सा बनेगा ऐसे। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन कम शिफ्टिंग हो रहा है, ऐसा है इसका अर्थ। ठीक है, तो उतना डिटेल पे हमको नहीं जाना है, यहाँ पे सिर्फ यही समझना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसकी ओर अब शिफ्ट कर रहा है, अर्थात बीच में ना रह करके इसकी ओर, अब इसकी ओर शिफ्ट कर रहा है अर्थात एक दिशा में, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, इस पे आ जाएगा माइनस का चार्ज। ठीक है, यहाँ पे प्लस ऊपर में और यहाँ पे माइनस का चार्ज। अब इस यहाँ पे क्या होगा, म्यू नेट का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी का ताकत अलग है, ए का ताकत अलग है। हमने बी को मान लिया है कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे अधिक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसकी ओर क्या करेगा, शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा धीरे से। परमानेंट शिफ्टिंग नहीं होगा, ये याद रखेंगे, सिर्फ उसकी ओर चला जाएगा। हक इसका भी रहेगा क्योंकि सहसंयोजक बंध है, दोनों का साझा रहता है बराबर मात्रा में। तो म्यू नेट जब 0 नहीं होगा तब हम उसको बोलेंगे पोलर अणु या पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल जब भी रहेगा तो हमको क्या मिलेगा, वहाँ पे डाइपोल मोमेंट मिलेगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि कैसे हमको डाइपोल मोमेंट चेक करना है। हमको सिर्फ डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा यही चेक करना रहता है, और वो किसके आधार पे हम पता कर पाएंगे, पोलर अणु या फिर नॉन पोलर अणु, इसके आधार पे। अब पोलर अणु कैसे चेक करेंगे, जब म्यू नेट का मान 0 नहीं होगा, इस टाइप का केस रहेगा, कहीं पे किसी का ताकत ज़्यादा और किसी का कम रहेगा तो हमेशा प्लस माइनस का स्थिति बनेगा, ऐसे चार्ज बन जाएंगे, अर्थात चार्ज अलग अलग होना स्टार्ट करेंगे, सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे। और जहाँ दोनों का ताकत एक जैसे रहेगा तो चार्ज कभी हटेगा नहीं, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जिससे डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, अर्थात डाइपोल मोमेंट बनेगा ही नहीं कोई चार्ज। इसका अर्थ यही है, म्यू नेट का मान 0 का अर्थ। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। अब ये तो हो गया इसको चेक करने का तरीका, और मुख्य रूप से एक चीज़ और याद रखें, अब ये डायरेक्शन हम कब बना पाएंगे, ऐसे जो डाइपोल मोमेंट का एरो है इस टाइप का, ये डायरेक्शन हम तब बना पाएंगे जब VSEPR थ्योरी यदि आपने पढ़ा है और वहाँ पे ज्योमेट्री और शेप जो होता है उसको यदि आपने पढ़ा है तो डाइपोल मोमेंट के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि ये टोटल ज्योमेट्री और शेप पे निर्भर करेगा कि कोई भी जो अणु होता है उसकी ज्यामिति कैसी होती है, वो दिखता कैसे है। और कोई भी जो अणु ज्योमेट्री और शेप दो अलग अलग चीज़ें हैं, जिसको लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है VSEPR थ्योरी नाम से। यदि आपने उसको नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़ें, तब आपको ज्योमेट्री समझ में आएगा और शेप समझ में आएगा कि ज्योमेट्री एक जैसे होते हैं लेकिन शेप बदल जाते हैं। ठीक, अब जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ CO2 का।
तो ज्योमेट्री और जो शेप होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक। और उसको यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेंगे VACPR थ्योरी में ज्योमेट्री और शेप मॉलिक्यूल का कैसे होता है उसके आधार पे। अब जैसे देखिए CO2 का, अब मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा हूँ COO। अब ऐसा ही क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसका जो ज्योमेट्री होता है वो लीनियर होता है अर्थात रेखीय होता है, और जो शेप होता है अर्थात आकृति होता है वो भी रेखीय होता है। इसलिए मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया, इसको मोड़ के नहीं बनाया, अर्थात अपने मन से कुछ भी नहीं बना सकते। तो VACPR थ्योरी यदि आपने नहीं पढ़ी है तो उसको जरूर पढ़ें। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन और कार्बन दोनों में इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। सामान्य सी बात है, ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में क्या होते हैं, कार्बन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 है तो अंतिम में 6, और कार्बन का तो 4 ही होता है अंतिम में, ठीक। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा, इसकी ओर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अर्थात जो बीच में है वो किसकी ओर शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा, इसकी ओर। अब देखिए दोनों तरफ एक ही जैसे है, दोनों एक बराबर शिफ्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे म्यू नेट क्या हो जाएगा, म्यू नेट इक्वल टू हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि जितना ये खींच रहा है उतना ये भी खींच रहा है, इसलिए दोनों इनके ऊपर कोई क्या आएगा, चार्ज आएगा नहीं, चार्ज अलग नहीं होगा। तो चार्ज जब अलग नहीं होगा अर्थात आवेश अलग नहीं होंगे तो डाइपोल बनेगा नहीं। डाइपोल का अर्थ है दो ध्रुव, और जिसको फिजिक्स में उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पढ़ते हैं अर्थात नॉर्थ और क्या पढ़ते हैं अपना साउथ, लेकिन केमिस्ट्री में धन और ऋण वाला बोलते हैं उसको, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो म्यू नेट 0, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं नॉन पोलर, अर्थात इसमें क्या होगा, इसमें द्विध्रुव नहीं उत्पन्न होगा। सिर्फ यही पहचानना रहेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए उसके आधार पे। अब देखिए H2O का जो ज्योमेट्री होता है ये तो होता है चतुष्फल की, क्यों, क्योंकि इसमें sp3 संकरण पाया जाता है, लेकिन इसका जो शेप होता है बेंट शेप। अब बेंट शेप का अर्थ ये है, ये ऑक्सीजन और ये इसको बोलते हैं बेंट शेप। बेंट मतलब ऐसा इस तरीके से मुड़ा हुआ, ठीक। अब ये जो ऑक्सीजन होता है इस पे लोन पेयर भी रहता है, कितने लोन पेयर, टोटल 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब टोटल 2 लोन पेयर होते हैं, तो देखिए ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन और ये है लोन पेयर। हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की ओर जाएगा तो ये ऐसे शिफ्टिंग होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, और इसके इलेक्ट्रॉन भी इसकी ओर ऐसा शिफ्ट करेंगे, अर्थात जो बीच में बंद वाले हैं वो, और साथ में जो ये है अर्थात यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर के भी इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे इधर बाहर, और इसके इलेक्ट्रॉन भी ऐसे बाहर की ओर जाएंगे, ठीक है। चूंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन इस ओर जा रहे हैं और इसके इलेक्ट्रॉन कैसे इस ओर जा रहे हैं अर्थात एक ही दिशा में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो म्यू नेट है, म्यू नेट का मान कभी भी 0 नहीं होगा। 0 कब होते थे, जब वो एक दूसरे को खत्म करते थे, ठीक है, अर्थात वो खींच के अपनी ओर ले जाएगा और इनमें चार्ज उत्पन्न होगा, यहाँ पे धन हो जाएगा, यहाँ पे ऋण हो जाएगा। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर बोलेंगे, अर्थात ध्रुवीय अणु। तो उम्मीद है चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए BF3 का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये 3 फ्लोरीन रहते हैं इस तरीके से, और एक फ्लोरीन यहाँ पे रहता है ऐसे। और देखिए तीनों का ताकत एक बराबर है, तो यहाँ से बोरान से फ्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन ऐसा शिफ्ट होगा, यहाँ से इसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से इसकी ओर शिफ्ट होगा। अब इस टाइप के केस में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे नेट डाइपोल लेना है। नेट अर्थात एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इस डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन के लिए इन दोनों का टोटल बना लेंगे। टोटल का अर्थ है इन दोनों को यदि मैं ऐसे मोड़ दूँ अर्थात आपस में जोड़ दूँ तो क्या होगा, इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो ऐसा दिखेगा इस ओर। यदि इनका एवरेज मान लूँ मैं तो बीचों बीच, ये हमेशा याद रखना है, ऐसे केस में हमेशा एवरेज लेना है। ये 120 डिग्री का कोण रहता है, इसलिए एवरेज अर्थात इसका जो ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, इनका टोटल डाइपोल मोमेंट इस ओर रहेगा ऐसे, ठीक। और इसका तो ऐसे रहेगा, देखिए एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो क्या है, दोनों का बल अब क्या हो गया, एक बराबर हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो म्यू नेट है, म्यू नेट इसका मान क्या हो जाएगा, 0, अर्थात दोनों एक दूसरे को एक बराबर बल से खींच रहे हैं, ये है उसका अर्थ। अर्थात इस टाइप की चीज़ों में आपको टोटल लेना पड़ेगा, और इन दोनों का औसत लेके मैं ऐसे टोटल कर दिया, ठीक। और ये तो था ही, तो म्यू नेट का मान 0, अर्थात क्या हो सकता है, ये नॉन पोलर, अर्थात इसमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट इसका कुछ भी नहीं रहेगा। तो बस ये इतना ही पहचानना रहता है। अब NH3 का देखिए, S3 का देख रहे हैं, इसके पहले हमने CO2 को देखा, इस तरीके से H2O को देखा, तो इसमें भी हम ऐसा कॉमन निकाल सकते थे। कैसे कॉमन, इन दोनों का हम टोटल यदि ऊपर की ओर कर दें तो ये ऊपर की ओर ऐसे दिखेगा कॉमन सा, और ये क्या दिखेगा, ये भी मतलब ये ऐसे और ये भी ऐसे, अर्थात ये एक ही दिशा में है, इसलिए यहाँ पे क्या है, पोलरिटी नहीं बनेगा। कहने का अर्थ है कि एक ही दिशा में है, इसलिए यहाँ पे पोलरिटी डेवलप हो जाएगा।
क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में है इसलिए यहाँ पे पोलरिटी बनेगी। पोलरिटी मतलब एक में धन और दूसरे में ऋण का निशान, इसलिए म्यू नेट का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, इसलिए ये अणु क्या रहेगा, पोलर रहेगा। इसी तरीके से इसका टोटल तो हमने ले लिया इस तरीके से, ठीक है। अब NH3 का इसका मैं बताया कि इसका जो ज्यामिति होता है अर्थात ज्यामिति ये होता है चतुष्फलकी, अर्थात इसमें sp3 संकरण पाया जाता है और इसका भी ज्यामिति क्या होता है, चतुष्फलकी। लेकिन ये जो शेप है इस शेप को बोलते हैं बेंट शेप, तो ये आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्री तो सेम है लेकिन शेप अलग है, तो शेप आना चाहिए, ज्योमेट्री भी आना चाहिए। इसका शेप बनता है ट्राइगोनल पिरामिडल अर्थात त्रिकोणी पिरामिडी, त्रिकोणी पिरामिडी। और ये क्या था, ये है आकृति इसका, और ज्यामिति क्या है, ज्यामिति है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। क्योंकि ये sp3 संकरण पाया जाता है इसलिए सबका एक ही जैसे ज्योमेट्री रहेगा। ज्योमेट्री कॉमन हो सकता है, शेप अलग अलग आते हैं, कभी कभी ज्योमेट्री और शेप एक जैसे हो जाते हैं। जैसे मेथेन के केस में CH4 जो होता है उसमें सारी चीज़ें एक जैसे होती हैं। तो NH3 में देखिए नाइट्रोजन रखा ये इस तरीके से, और ये लोन पेयर, ठीक है। अब जो लोन पेयर है उसको मेरा, ये तो हाइड्रोजन हो गया अपना, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से कम होती है तो हमेशा ऐसे इसकी ओर जाएगा, ये भी ऐसी इसकी ओर मूव करेगा, ये भी ऐसे इसकी ओर मूव करेगा, और ये तो ऐसे मूव ऊपर की ओर करेगा ही ऐसे, ठीक है। ये 3 और ये 4 सबका डायरेक्शन ऐसा ही है, अर्थात कॉमन से यदि ले हम सबका टोटल तो सबका कैसे जा रहा है, ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। अर्थात एक तरफ इधर जो ऊपर एरो है वो क्या हो जाएगा माइनस वाला, ये पीछे जो प्लस टाइप का दिख रहा है वो क्या हो जाएगा धन वाला, अर्थात वहाँ पे कमी। अर्थात इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग हो पाएगा। अर्थात इस टाइप से नहीं है स्थिति, एक सीधा और एक उल्टा, या एक इधर और एक इधर, इसमें एक ही डायरेक्शन पे सब कुछ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, म्यू नेट का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। अर्थात यहाँ पे चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं कि कैसे हम डाइपोल मोमेंट वाले क्वेश्चन को करेंगे। हमने VSEPR थ्योरी पढ़ा था, उसमें शेप और उसकी ज्योमेट्री देखी थी, तो उन्हीं चीज़ों को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं पता करने के लिए। डाइपोल मोमेंट अलग अलग कंडीशन लेके, केस फर्स्ट स्टेरिक नंबर 2 जिसमें बॉन्ड पेयर 2 है, रेखी ज्योमेट्री बनती थी, शेप भी क्या बनता था, रेखी बनता था, अर्थात ज्योमेट्री और शेप दोनों एक जैसे। ये sp संकरण का उदाहरण है। तो जो इसके पहले जो मैंने बताया था VSEPR थ्योरी में शेप और ज्योमेट्री का, तो वो चीज़ें जरूर पढ़ लें, उसमें बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें उसी से बनी है स्ट्रक्चर, अपने मन से कोई भी स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर सकते। जैसे BeCl2 दोनों तरफ एक जैसे है तो इसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, डायरेक्शन मतलब किसकी ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इसकी ओर, और यहाँ पे इसकी ओर। चूंकि दोनों एक बराबर है इसलिए जो म्यू नेट है उसका मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो, दूसरे कैंसिल कर देंगे तो ये जो अणु है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब इसमें द्विध्रुव उत्पन्न नहीं होगा। इसमें देखिए यहाँ भी इसकी ओर भागेगा, यहाँ भी इसकी ओर भागेगा, अर्थात दोनों तरफ यहाँ के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, म्यू नेट का मान जो हो जाएगा वो होगा जीरो, जो अणु रहेगा वो क्या बनेगा, नॉन पोलर अर्थात अध्रुवीय, इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं निकलेगा। अब केस सेकंड देखिए, स्टेरिक नंबर 3, इसमें सबका त्रिकोणीय समतलीय अर्थात ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है और शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर है। पहला कंडीशन ए, जिसमें 3 क्या है, ये तीनों है बॉन्ड पेयर। अब देखिए BF3 में इस तरीके से एक फ्लोरीन इसकी ओर खींचेगा, दूसरा फ्लोरीन इधर और तीसरा फ्लोरीन इधर। अब देखिए एक तो इस साइड हो गया, इन दोनों को हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पे ये इसकी ओर खींचेगा, तो ये देखिए एक इधर जा रहा है और एक इधर, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे एक बराबर ताकत लगा के, इसलिए म्यू नेट का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए ये अणु क्या हो जाएगा, ये अणु हो जाएगा नॉन पोलर। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इसमें देखिए एक इधर एक इस साइड पे जा रहा है, ऐसे पीछे लगा लेंगे प्लस वाला निशान, और ये ऑक्सीजन की ओर ये। अब यही क्यों खींच रहे हैं, वो क्यों नहीं, क्योंकि सल्फर की अपेक्षा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए वो इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। अब देखिए एक तो ये सीधा हो गया, इन दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो इसकी ओर आएगा ये, तो ये एक हो गया और एक सीधा, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे, इसलिए म्यू नेट क्या हो जाएगा, म्यू नेट हो जाएगा जीरो, अर्थात पोलरिटी इसकी जीरो हो जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, जिसको मैं NP से दिखा रहा हूँ, अर्थात अध्रुवीय अणु। नेक्स्ट देखिए इसी का B वाला, 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। शेप इसमें ज्योमेट्री तो रहेगा वही सेम त्रिकोणीय समतली, लेकिन शेप रहेगा बेंड शेप या V शेप। इसमें देखिए SO2, इसमें जो लोन पेयर है वो इसकी ऊपर की ओर खींचेगा, लोन पेयर हमेशा जिस ओर रहेगा उसी ओर खींचता है, ये इस ओर खींचेगा और ये वाला इस ओर खींचेगा। अब देखिए इनका यदि हम कॉमन निकालें तो कॉमन निकालने के बाद ऐसा है इस तरीके से, लेकिन ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर है और ये क्या है, लोन पेयर है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो म्यू नेट है इसका मान कभी भी जीरो नहीं होगा, ये याद रखेंगे। इसलिए अणु क्या हो जाएगा, ये अणु हो जाएगा पोलर नेचर का, ठीक है, पोलर अर्थात इसमें द्विध्रुव बनने वाला है, ठीक। तो ये याद रखेंगे कि इसका यदि कॉमन निकालेंगे तो इधर आएगा, लेकिन ये तो बॉन्ड पेयर है ना, बंद वाले हैं। अब ये लोन पेयर है, भले ही एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ऐसा दिख रहे हैं, लेकिन ये कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दो अलग अलग क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा इसका, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। म्यू नेट यहाँ जीरो नहीं होगा कभी भी, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को कैंसिल नहीं करेंगे कभी भी, ठीक। चतुष्फलकी वाला ज्योमेट्री केस 3 है, इसमें स्टेरिक नंबर कितना होगा, यहाँ देखिए स्टेरिक नंबर 3 था तो यहाँ स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4, एस एन इक्वल टू 4। ये
sp3 संकरण का उदाहरण है वास्तव में। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। चतुष्फलकी अर्थात होता है टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री और शेप भी इसका टेट्राहेड्रल है, क्यों लोन पेयर नहीं है इस वजह से। अब देखिए CH4 का, मीथेन का, इसमें क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन किसकी विद्युत ऋणात्मकता थी, कार्बन की, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन अपनी ओर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन, यहाँ से खींचेगा कार्बन, यहाँ से भी खींचेगा कार्बन। चूंकि सभी तरफ से इलेक्ट्रॉन कौन सा खींच देगा, कार्बन अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचने से क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक और खींचे जा रहे हैं, इसलिए जो म्यू नेट है, म्यू नेट का मान कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही दिशा में जा रहे हैं। दो अपोजिट दिशा में ऐसे जाते तब वो एक दूसरे खत्म करते तब 0 होता, एक दूसरे खत्म नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, इधर आ जाएगा माइनस का चार्ज। ठीक, पोलरिटी ऐसे रहेगा, तो म्यू नेट का 0 नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अणु अपना ये अणु हो जाएगा अपना पोलर। पोलर अर्थात इसमें डाइपोल मोमेंट हमको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार इसमें देखिए कार्बन, ये क्लोरीन है, तो कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, इसको यदि हम कॉमन निकालना चाहें तो ऊपर वाला जो क्लोरीन है ये नीचे वाले क्लोरीन का तो कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब इसको मैं यदि ऐसे खींच दूँ तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे जो म्यू नेट है, म्यू नेट इसका मान हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन पोलर। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे कर रहे हैं। अर्थात देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे है और इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो ये तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे बराबर ताकत लगा के। अब एक चीज़ इधर खींच रहा है और ये इधर, अब इसको मैं ऐसे फैला दूँ तो एक बराबर डायरेक्शन हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, जो म्यू नेट है उसका मान क्या हो जाएगा, 0, अर्थात यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नहीं दिखेगा कहीं भी ध्रुवणता। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। क्यों, क्योंकि सभी की ताकत बराबर है और सभी एक साथ खींच रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, लेकिन इस केस में क्यों हुआ ये पोलर, क्योंकि ये एक साथ यहाँ जा रहे थे, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं ऐसे, तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इसमें लेकिन अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, तो वो नॉन पोलर और ये क्या हो गया, पोलर। पोलर मतलब ध्रुवीय, इसमें ध्रुव उत्पन्न होगा। तो पोलर और नॉन पोलर की वजह से क्या होता है, कोई भी जो अणु रहता है उसकी घुलनशीलता पे बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसको हम और आगे दूसरे यूनिटों में पढ़ेंगे, इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसकी भी ज्योमेट्री वही रहेगी चतुष्फल की, लेकिन शेप बदल गया। शेप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिकोणीय पिरामिडीय, ये इसका बनेगा शेप, अर्थात ट्राइगोनल पिरामिडल क्या बनेगा, शेप किसका, अमोनिया का NH3 का। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी ओर गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी ओर गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक, और ये क्या जा रहा है, इधर ऊपर जा रहा है। अब इसका नेट हम निकालें तो ये एक ही दिशा में सबके सब जा रहे हैं, ये तीनों को यदि जोड़ दो तो ऐसे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो म्यू नेट है इसका मान कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोलर अर्थात ध्रुवीय। इसी प्रकार H2O में देखिए, ये हाइड्रोजन से इसकी ओर जाएगा, यहाँ से इसकी ओर जाएगा, और ये देखिए ये ऐसे और ये वाला ऐसे, अर्थात ये वाला पूरा ऐसे हो जाएगा और ये वाला ऐसे, अर्थात एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या बनेगा, पोलर। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे कर रहे हैं। इसका भी ज्योमेट्री क्या है, चतुष्फल की है, लेकिन शेप है इसका वी शेप या बेंट शेप इसको बोलते हैं, सब मुड़ा रहता है वी जैसे। ठीक, जैसे ये वी है तो इसको हमने ऐसा उल्टा कर दिया है, तो ये वी शेप या फिर बेंट शेप, मुड़ा हुआ। तो इसको नोट करिए, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपना केस 4, जिसमें स्टेरिक नंबर 5, जिसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अर्थात त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना बनता है, और साथ में इसका जो ज्योमेट्री है वो शेप है, दोनों एक ही जैसे रहते हैं, जिसमें PCl5 आता है। PCl5 में देखिए एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखिए इसमें ये 2 क्लोरीन तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ऐसे, और साथ में देखिए ये एक क्लोरीन है तो इसका बनेगा इस ओर और इसका बनेगा इस ओर ऐसे। अब इनका हम कॉमन ले तो ये ऐसे बनेगा, अब इसका कॉमन ले तो ऐसे, अर्थात इसमें क्या आ जाएगा, म्यू नेट का मान आ जाएगा 0। कैसे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इन दोनों का हमने कॉमन ले लिया और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो म्यू नेट का मान 0 आ जाएगा, और इसलिए क्या हो जाएगा, जो अणु है वो नॉन पोलर, अर्थात इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं दिखेगा। A4 में स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। तो समझ सकते हैं VSEPR थ्योरी में ज्योमेट्री और जो शेप है वो कितना इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट पता करने के लिए, तो वो जरूर याद रखें, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन और ये चौथा फ्लोरीन। अब देखिए A4 में ये है अपना कौन सा, लोन पेयर, एक तो इसकी ओर आएगा, एक इसकी ओर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये लोन पेयर। अब इसको मैं यदि कॉमन रखूं, एक तो ऐसे आएगा, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से अधिक होती है। ये T शेप में बनता है, और इसका जो शेप होता है वो सीसा रहता है। सीसा अर्थात झूला, जैसे एक झूला रहता है उसमें ऐसे ऊपर वेट रखने वाला ऊपर नीचे होता है, वैसा ही स्ट्रक्चर। इसका जो शेप है वो सीसा है, झूला जैसा शेप, लेकिन इसका जो ज्योमेट्री है वो सेम इसी के जैसा है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी अर्थात जिसको TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। ठीक, तो एक फ्लोरीन का इधर, दूसरे का इधर, तीसरा, चौथा। अब ये लोन पेयर था, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, और इसका हम कॉमन ले तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, लेकिन ये लोन पेयर इसके डायरेक्शन को नहीं काट पाएगा,
ठीक है, जैसे इसके पहले केस में हमने और देखा था सल्फर वाले में, क्योंकि ये लोन पेयर का इधर डायरेक्शन रहेगा और इधर बन रहा है बॉन्ड पेयर का, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए जो म्यू नेट है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, इसलिए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा अपना पोलर, और यहाँ पे पोलरिटी दिखने लगेगी, अर्थात डाइपोल मोमेंट इसमें पाया जाएगा। Cl में देखिए ये है लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, और ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये तो इधर जाएगा, और इनका एक कॉमन डायरेक्शन लें तो इधर चला जाएगा, मतलब ऐसे दोनों को कॉमन यदि हम कर दें, लेकिन ये और ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइड पे है, लेकिन ये फ्लोरीन देखिए इधर बॉन्ड पेयर का है, बंद वाला, अभी बिना बॉन्डर था लोन पेयर का, इसलिए यहाँ पे म्यू नेट इसका मान कभी जीरो नहीं होगा, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा अड़ू पोलर हो जाएगा। इसी प्रकार ACF6 ये sp3d2 संकरण का उदाहरण था, ठीक है, स्टेरिक नंबर कितना 6 वाले, इसमें देखिए सल्फर इस तरीके से 4 फ्लोरीन से जुड़े रहता है, ऐसा अष्टफल की स्ट्रक्चर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, अब देखिए इधर का एक फ्लोरीन का दूसरे का ऐसे, तीसरा फ्लोरीन इधर खींचेगा अपनी ओर, चौथा फ्लोरीन इस ओर खींचेगा, पांचवा वाला अपनी ओर ऐसे खींचेगा, छठा वाला इस ओर खींचेगा, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल, ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल, इसलिए म्यू नेट का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, इसलिए क्या हो जाएगा नॉन पोलर, अर्थात अध्रुवीय, अर्थात इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से बाकी जो कंडीशन है उनको भी आप पीएससी पार थ्योरी के एग्जांपल से ले सकते हैं। आपको दो चीज़ें हैं उनको कॉमन ले लेनी है ऐसे, उसके हिसाब से कंपेयर करना है, कभी भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर को कैंसिल नहीं करेगा, और साथ में इनका कंपेयर करके पूछता है। ये तो एक ही जैसे कंडीशन वाले थे, अर्थात एक ही जैसे परमाणु जब आपस में जुड़े रहेंगे तब कैसे कैंसिल करते हैं, उसके हिसाब से हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते थे। अब यदि मान लो इसी में फ्लोरीन की जगह यदि एक क्लोरीन भी जोड़ देते तो ये जो अणु रहता वो हो जाता पोलर, क्यों? क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन से अधिक होती है, तो उसी हिसाब से तय होता है, जैसे जिसकी विद्युत ऋणात्मकता रहती है उस हिसाब से इनकी पोलरिटी डिसाइड की जाती है। तो उम्मीद है डाइपोल मोमेंट आपने समझ लिया होगा। इसी के आधार पर हम स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।